नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। पीवाईक्यू सीरीज में आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो पुराने साल के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका पैटर्न क्या रहा है और जो 2026 की परीक्षा वाले लोग हैं, उनको क्या-क्या तैयार करना चाहिए। जैसे एक प्रश्न पूछा 2018 में, 2018 के प्रीलिम्स का प्रश्न था कि जनवरी 2019 में 15वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है, यह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अब एक तो यह प्रश्न क्यों पूछा, किस तरह पूछा और भविष्य में क्या इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे? पीवाईक्यू का यही काम होता है, एक पैटर्न सेट करता है और समझाता है हमको कि किस तरह से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा यह फायदेमंद होता है। अब यह प्रश्न था 2018 में, यानी इस तरह के अगर कोई राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होते हैं भविष्य में भी प्लान्ड हैं और स्पेशली अगर उनकी जगह जो है कि वह कहाँ होना है वह डिसाइड हो चुका है, उसकी डेट डिसाइड हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यह हुआ कहां पर था? वाराणसी में। यह तो इसका सही आंसर है। वाराणसी में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे आयोजन होंगे। आपके जो पीएम है उनका यह क्या है? संसदीय क्षेत्र, इसलिए यह और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ था? वाराणसी में। अब इससे हमको क्या क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह है क्या और यह शुरू कैसे हुआ? 1915 में और 9 जनवरी को जो आपके गांधी जी हैं वह लौट के आए थे अफ्रीका से। यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौट कर आए थे भारत में। अब गांधी जी क्या थे? भारतीय थे, लेकिन उनका जो प्रवास है या फिर उनका जो निवास है उस समय वह कहाँ था? अफ्रीका में। तो ऐसा कोई भारतीय जो कहीं और निवास कर रहा है और लौट कर आता है भारत में, उस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और गांधी जी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या आप समझेंगे? जब भी इस तरह का कोई आयोजन होगा, यानी प्रवासी भारतीय दिवस जब भी मनाया जाएगा, किसको प्रमोट किया जाएगा या किसको केंद्र में रखकर बातचीत की जाएगी, किसके इर्द गिर्द बात होगी? तो ऐसे लोग जो भारत के हैं लेकिन भारत में नहीं रह रहे हैं बल्कि भारत से बाहर रह रहे हैं, उनको यह प्रमोट किया जाएगा कि वह भारत के लिए क्या करें, बेहतर करें या फिर बेहतर सोचे कम से कम। ये पूरा क्या है? कॉन्सेप्ट है इसका। शुरू कब हुआ यह? मतलब यह मनाया जाना शुरू कब हुआ? तो 2003 में एक समिति बनी थी। समिति का नाम क्या है? एलएम सिंघवी समिति। इसकी सिफारिश पर यह शुरू हुआ था। 2018 के इस प्रश्न को हमने देखा। उस समय जो मुख्य अतिथि है वह कौन है? वह है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। अब जो 17वां हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में, यह कहाँ हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, लेकिन जो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस है वह मनाया गया 21 से लेकर 23 जनवरी को। अब ऐसा क्यों हुआ? एक तो गणतंत्र दिवस, दूसरा प्रयागराज में कुंभ का आयोजन। इसकी वजह से यह डेट आगे बढ़ी थी। तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि 9 जनवरी को ही मनाया गया है आज तक, तो वहां पर आप अवेयर रहेंगे कि डेट इसकी शिफ्ट भी हो चुकी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 जुलाई 2018 से 18-19 के लिए जो आपका धान है उसकी एमएसपी कितनी थी? अब इसमें कई चीजें आपको जाननी होंगी। एक, एमएसपी क्या है, यह निर्धारित कौन करता है, और जो प्रमुख फसलें हैं उनमें क्या चेंज हुआ है, ये तीन चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। एमएसपी यह क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यानी सरकार जो है वह तय करती है कि किसी भी सामान को जो इस लिस्ट में होगा एक न्यूनतम मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा, यानी उसका सरकार रेट तय कर देती है। अब यह तय कौन करेगा? सरकार मतलब कौन? कोई समिति, कोई संस्था, कौन तय करेगा? यह काम करेगी एक समिति। कौन सी समिति? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। अब यह कितनी फसलों के लिए होता है? तो जब हम कैटेगराइज करते हैं तो खरीफ, रबी और जायद तीन कैटेगरी है। इनमें से मिलाकर जो आपकी 22 फसलें हैं उनका एमएसपी निर्धारित किया जाता है। एक जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, गन्ना जो है वह एमएसपी में नहीं आता है। गन्ने के लिए क्या है? उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो गन्ने के केस में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। एक तो इसका जो सही आंसर है वह हो गया आपका 1750 रुपए। यानी धान के लिए जो एमएसपी था वह कितना था? 1750 रुपए। करता कौन है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। धान के लिए हुआ क्या था उस साल?
1550 रुपए से बढ़ाकर 1750 रुपए कर दिया गया था। यानी 200 रुपए की जो बढ़त है वह हुई थी धान की कीमतों में। अब यह बढ़त परसेंटेज के रूप में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए धान क्या हुआ, केंद्र में आ गया। अब यह तय कैसे किया जाता है कि यह 1500 होगा या 1750 होगा या 2000 होगा, कैसे तय किया जाता है? तो एक समिति बनी थी, MS स्वामीनाथन समिति। इस समिति ने सिफारिशें की थी कि यह कीमत कैसे तय होना चाहिए। कोई भी जो सामान है उसकी कीमत कैसे तय होती है? एक, जो उसकी लागत है प्लस उस पे कुछ लाभ हो, और यही क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब लागत में क्या क्या जोड़ा जाएगा, इसको लेकर कई जगह डिबेट है अलग अलग। सरकार क्या कहती है कि अगर किसी किसान ने 100 रुपए लगाया है तो हम क्या करेंगे, 50 रुपए और जोड़ेंगे और 150 रुपए MSP रखेंगे, यानी 1.5 गुना। लेकिन यहां पर भी एक टर्म है, A2 प्लस FL। अब यह क्या है, इसको भी समझते हैं। A2 कहेंगे जो किसान ने बीज लगाया है, उर्वरक लगाया है, कीटनाशक लगाया है, यानी जो उसने वास्तविक नगद खर्च किया है, जो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसको कहेंगे A2। FL क्या है, फैमिली लेबर। किसान और किसान का जो परिवार है वह खेत में मेहनत भी तो करता है, तो उसकी जो लेबर है उसकी कॉस्टिंग। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है C2। यहीं पर विवाद है और यहीं पर आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जाएगा। C2 क्या है? मान लेते हैं किसान है, किसान की अपनी भूमि है, उस पे वह इन्वेस्टमेंट करता है और उस पे फिर पारिवारिक श्रम भी जोड़ा जाता है और उस पे फिर लाभ जोड़ा जाता है और MSP डिसाइड होती है। लेकिन जो यह भूमि है, अगर एक तो किसान की है, तो इस भूमि का जो इन्वेस्टमेंट है, या फिर इसको ऐसे समझिए, एक किसान है, उसने किराए पर भूमि ली है और अब वह कर रहा है उत्पादन। अब उसमें क्या लगेगा, लागत लगेगी, और उसमें क्या लगेगा, श्रम लगेगा, FL जिसको हम कह रहे हैं। इन सब के बाद लाभ होगा। तो अभी सरकार ने क्या तय किया है कि जो उसका A2 है, A2 मतलब वास्तविक लागत, और जो उसका फैमिली लेबर है, इनको मिलाकर फिर इस पर वह 50% का लाभ देते हैं और 1.5 गुना मिलती है क्या, MSP। लेकिन अगर उसने जमीन ली है किराए पर, किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है, तो यह पैसा कहाँ गया, वह तो इसको भरेगा ही। वह चाहे अनाज के रूप में भरे, चाहे वह पैसे के रूप में भरे, इसी तरीके से तो उसे वह पैसे देने होंगे। तो इस भूमि का पैसा कहाँ है? जो आपकी स्वामीनाथन समिति है उसने यही सिफारिश की थी कि A2 FL प्लस C2 इसका 1.5 गुना दिया जाए। लेकिन सरकार अभी क्या दे रही है, A2 और FL का 1.5 गुना। अब इस वाली बात को समझते हैं। जैसे भूमि उसने किराए पर ली थी तो उसको पैसे देने पड़े। अगर भूमि उसी की है तो उस भूमि के बदले उसको पैसे क्यों नहीं मिलने चाहिए? एक और तरीके से समझते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में आप देखिए, किसान की भूमि ही, इन्वेस्टमेंट किया, फैमिली लेबर लगाया और उत्पादन किया। अब वह यह काम ना करे, वह क्या करे, इस भूमि को किसी को दे दे किराए पर, और वह उसको क्या दे, किराया दे, और किसान खुद क्या करे, कोई अन्य काम जहां से उसको क्या मिले, लाभ मिले। तो ये जो भूमि वाला कॉन्सेप्ट है, इसका हर्जाना भी देना चाहिए या इसकी लागत को भी जोड़ना चाहिए। तो यही क्या है, C2 है। अभी सरकार क्या दे रही है, A2 प्लस FL का 1.5 गुना। अब इसमें एक डेटा और है, क्योंकि आपको काउंटर भी देना पड़ेगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अगर सरकार दे A2 प्लस FL प्लस C2, तो इससे क्या होगा, जो आपकी MSP है यह ऊपर चली जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब MSP ऊपर बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, कीमत बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो भले ही जो किसान है उसकी आय बढ़ी है, लेकिन अगर वह महंगाई की तुलना में नहीं बढ़ी तो वास्तव में उसकी आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा लॉजिक क्या है, भारत में जो किसान है वह लघु स्तर के किसान ज्यादा है। दूसरा, सीजनल किसान खूब है, यानी जब खेती का मौसम है तो वह खेती करते हैं और अन्य मौसम में क्या करते हैं, कुछ अलग काम, अलग से श्रम करते हैं, शहरों में जाके कमाते हैं, तो उससे भी जो उनकी इनकम है वह कंपनसेट होती है। तो इस तरह पूरी गणना की जाती है। 22 फसलें हैं, यह भी हमने समझा है। इसमें आपको याद रखना होगा, 7 क्या है अनाज, 5 क्या है दालें, 7 है क्या तिलहन, और 3 वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक में क्या क्या है, खोपरा, गन्ना और कपास और जूट। गन्ने का लेकिन जो मूल्य है वह कैसे तय होगा, FRP से, फेयर प्राइस से। अब इसमें आपको अंतर ध्यान रखना होगा। अंतर क्या, MSP है। MSP दो तरीके से तय हो रही है। गन्ने के लिए क्या है, FRP है, और जो बाकी बचे फसलें हैं उनके लिए क्या है, MSP है। लेकिन गन्ने को भी इस 22 फसलों में इसलिए रखा गया है कि हमको गन्ने का भी जो मूल्य है
वह तय करना है। यानी हर साल गन्ने का जो मूल्य होगा उसको तय किया जाएगा, उसको ओपनली नहीं छोड़ा जाएगा कि वह डिमांड और सप्लाई के केस के साथ चलता रहे। 2025-26 के लिए क्या अपडेट है? जो धान है, सामान्य धान, इसका एमएसपी बढ़ाया गया है और बढ़ाकर किया गया है 2369 रुपए पर क्विंटल। घोषणा कौन करती है? भारत सरकार। मतलब एमएसपी कितना होगा वह भारत सरकार बताएगी। रिकमेंडेशन कौन देगा? कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी। यानी सीएसीपी सुझाव देगी, अपने रिकमेंडेशन देगी, फिर भारत सरकार की जो मंत्रिमंडलीय समिति है आर्थिक मामलों की, इसको लीड कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। वह अंत में इसको क्या करेंगे? घोषित करेंगे। तो इस तरह से यह पूरा एमएसपी का क्या है? कॉन्सेप्ट है। अब आपको क्या देखना होगा? अगर एमएसपी फिर से घोषित होती है और किसी चीज में बहुत ज्यादा क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है। इन जनरल डिक्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर बड़ा इंक्रीमेंट होता है तो वहां आप नजर बना के रखेंगे। सारी फसलों का याद करना काफी कठिन है, नहीं याद करेंगे, लेकिन किसी में मेजर चेंज होता है या किसी प्लान के तहत सरकार की कोई योजना है, जैसे अगर सरकार कहे कि जो मोटा अनाज है उसकी एमएसपी बढ़ानी है बहुत ज्यादा, और उसमें से किसी एक फसल का क्या करे, वह तेजी से बढ़ा दे, जैसे बाजरा बढ़ा दे, तो आप क्या करेंगे? वहां पर आपको ध्यान रखना है। सारी फसलें आप याद नहीं कर पाएंगे तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तय कौन करता है यह ध्यान रखेंगे, किसी में मेजर चेंज हुआ वह ध्यान रखेंगे, और इस तरह से हम कवर कर ले जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें पूछा इसने कि 2018 में जो पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बना है? यानी भारत के आसपास जो देश हैं, भारत के पड़ोसी देश, वहां पर जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं वह कौन से हैं? आप अवेयर हैं कि नहीं है, यही इस प्रश्न में जानने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान खान बने थे, यह सबको पता है, उस समय का यह प्रश्न था। आज की डेट में हमको क्या देखना है कि भारत के आसपास के जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो अगर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में जो इनके प्रधानमंत्री हैं वह बने हैं रामचंद्र पोलैड, ध्यान रखेंगे आप। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी, यह इनके राष्ट्रपति हैं, यह ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री हैं। और शहबाज शरीफ, यह क्या है? प्रधानमंत्री। आसिफ अली जरदारी क्या है? राष्ट्रपति। बांग्लादेश के कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। श्रीलंका में कौन है? अनुरा कुमारा दिसानायके। और प्रधानमंत्री कौन है? हरनी अमरसूरिया। भूटान में कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, यह वहां के राजा हैं। अब कुछ जगह क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, कुछ जगह राजा होगा। और प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग तोबगे। मालदीव में कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। और राष्ट्रपति ही इनका क्या है? शासनाध्यक्ष, मेन लीडर। अफगानिस्तान की बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद, इनका नाम शायद आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी जो राजधानी है वह आपको ध्यान रखना होगा, स्पेशली श्रीलंका की, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, यह श्रीलंका की राजधानी है। भूटान की थिम्पू, मालदीव की माले, और अफगानिस्तान की क्या है? काबुल। अब यहां कंफ्यूजन होगा, जब मैचिंग वाले प्रश्न आएंगे तो आपको दे देगा कि मैच कराइए कि कौन किसकी राजधानी है, वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा, मालदीव माले, माँ से मालदीव, माँ से माले। भूटान थिम्पू, और श्रीलंका की क्या है? जयवर्धनेपुरा। महिला जयवर्धने वहां के क्रिकेटर थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इमरान खान वाली बात भी हम देख लेते हैं। और उससे ज्यादा हमको यह देखना होगा कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है वह क्या है। दो सदन होते हैं, जैसे भारत में है वैसे पाकिस्तान में भी है। जो इनका उच्च सदन है उसको क्या कहेंगे? मजलिस ए शूरा। जैसे भारत में क्या है? राज्यसभा, तो इनके यहाँ क्या है? मजलिस ए शूरा। और जो इनका निचला सदन है, यानी जैसे भारत में लोकसभा है, तो इनके यहाँ क्या है? नेशनल असेंबली। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमने देखा यह क्या है? सार्क देश, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यहां से पूछता है। तो सार्क क्या है? सार्क एक ग्रुप बना है, 1985 में इसकी स्थापना हुई ढाका बांग्लादेश में। सचिवालय कहाँ है? काठमांडू, याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। कितने देश हैं? 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। अब इसमें भारत के साथ सीमा साझा करने वाले वह कौन से देश हैं? तो अगर हम देखें तो भारत के साथ सीमा कौन कौन साझा करता है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब इनमें से कौन सा नहीं है? चाइना इसका पार्ट नहीं है। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, और क्या याद रखना है आपको? श्रीलंका और मालदीव, यह दोनों हैं अलग से, इनको आपको ध्यान रखना होगा। अफगानिस्तान भी सीमा साझा करता है और 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। इसमें कुछ
ऑब्जर्वर देश भी हैं। और कुल कितने हैं? 9 देश। इसमें कौन है? चाइना है। चाइना कहाँ है? ऑब्जर्वर में, ना कि यह इसका सदस्य है। यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, यह क्या है? पर्यवेक्षक देश यानी ऑब्जर्वर कंट्रीज। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब आपसे पूछा क्या? मैग्सेसे पुरस्कार 2018 में मिला था, यानी यह पुरस्कार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछेगा। 2018 का किसको मिला था? ए और बी दोनों, यह इसका ऑप्शन है। यही सही है। तो यानी भारत वाटवानी को भी और सोनम वांगचुक को भी। यानी इस तरह का जो मैग्सेसे पुरस्कार है यह इंपॉर्टेंट है, नजर बना के रखनी होती है कि किसको यह मिला है। 2018 में इन दोनों को मिला था। भारत वाटवानी को क्यों मिला था? जो मानसिक रूप से बीमार सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए इन्होंने काम किया है। और जो सोनम वांगचुक है इन्होंने क्या किया? शिक्षा सुधार और पर्यावरण के लिए आइस स्तूपा जैसे नवाचार किए, इनोवेशन किए। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति हैं रेमन मैग्सेसे, उनकी स्मृति में दिया जाता है। पहली बार कब दिया गया? 1958 में। स्थापित कब हुआ? 1957 में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले भारतीय विजेता कौन है? विनोबा भावे। पहले ही पुरस्कार इनको मिला। कब? 1958 में, जब पहला पुरस्कार दिया गया। और किसको किसको मिला है? मदर टेरेसा को मिला है, किरण बेदी को मिला है, अरविंद केजरीवाल को मिला है और रवीश कुमार को मिला है। 2024 का किसको मिला है? यह भी इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। कौन? डॉक्टर आर रविकन्नम। यह असम के हैं और 2023 में इनको यह पुरस्कार मिला है। आचार्य विनोबा भावे को 1958 में, 1962 में मदर टेरेसा को, 2006 में अरविंद केजरीवाल को और रवि कुमार को मिला है 2019 में। किरण बेदी का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, 1994 में। यह पहली भारतीय महिला पुलिस अधिकारी है जिनको यह पुरस्कार मिला है। यह भी देख लेते हैं। 2023 का हमने देखा, डॉक्टर रवि कन्नन आर को मिला है। 2019 में रवीश कुमार, 2018 में सोनम वांगचुक, 2018 में ही भारत वाटवानी को, मतलब इनको मिला था। 2016 में बेजवाड़ा विल्सन को मिला था। 2016 में ही पीएम कृष्णा को मिला था। 2015 में भी 2 लोगों को मिला, एक अंशु गुप्ता और एक संजीव चतुर्वेदी। 2023 वाला आप ध्यान रखिएगा। 2025 वाला भी आप ध्यान रखिएगा। 26 वाला भी नहीं आया है तो 25 वाला आप ध्यान रखिएगा। एक संस्था को मिला है और संस्था कौन सी है? एजुकेट गर्ल्स नामक यह संस्था है, इसको यह मिला है। अब ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, यानी भारत जिन संगठनों में शामिल है, अगर उसका कोई सम्मेलन होता है, पहली चीज कहाँ हुआ, क्या मुख्य विषय था, क्या थीम थी, क्या चर्चाएं हुई, उस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं, यह सब हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ब्रिक्स से तो प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। कहाँ हुआ था यह? साउथ अफ्रीका में। इसमें भी आपको क्या याद रखना है? क्रम है। पहले ब्राजील में होगा, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा और फिर कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। आपको यह भी याद रहेगा तो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर जाएंगे क्वेश्चन को। कहाँ हुआ था? जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। थीम क्या था? अफ्रीका में ब्रिक्स। 11वां कहाँ हुआ? ब्राजील में। तब 2019 में। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 2009 में रूस में। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया तो यह बन गया आपका ब्रिक्स। इसी से एक कॉन्सेप्ट और आता है, जो ब्रिक्स देश हैं इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसको कहते हैं ब्रिक्स बैंक या फिर कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। भारत ने कब कब इस संगठन की मेजबानी की है, यानी लीड किया है? तो 2012 में यह सम्मेलन हुआ दिल्ली में, 2016 में गोवा में हुआ, 2021 में वर्चुअल मीटिंग थी कोविड की वजह से। भारत उसमें लीडर था या भारत उसमें मेजबान था। अब एक प्रश्न और पूछा जाएगा, इसमें कौन कौन से देश और शामिल हुए हैं? तो मिस्र शामिल हुआ है, इथोपिया शामिल हुआ है, ईरान और सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब अमीरात, यह देश शामिल हुए हैं। 16वां कहाँ हुआ था? कजान, रूस में, 2024 का। 17वां ब्राजील 2025 में। 2023 का जो सम्मेलन हुआ, देखिए 18 वाला भी कहाँ हुआ था? जोहानसबर्ग में। 2023 वाला भी कहाँ हुआ? जोहानसबर्ग में। और इसमें क्या हुआ? 6 देशों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें से 5 देश ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता ग्रहण की थी। एक मिस्र ने, इथोपिया ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने और यूएई ने। अर्जेंटीना ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया। अब जो आपका ईरान है, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? या सऊदी अरब, यूएई, यह क्यों इंपॉर्टेंट है? जो वैश्विक तेल उत्पादन है उसका 42% यही कंट्रोल करते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की सिचुएशन है इसको आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। मिस्र क्यों इंपॉर्टेंट है? सुएज नहर के कारण।
बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है। इथोपिया अफ्रीकी संघ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? इथोपिया में ही। यानी जो ग्लोबल साउथ की आवाज है, अफ्रीका की आवाज है, वह इथोपिया से ही उभर कर आती है। और भी कई मामलों में ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। जो वैश्विक जनसंख्या है उसका 45% कहाँ है? ब्रिक्स देशों में। जो जीडीपी है वह कितनी है? 37%। यानी ब्रिक्स की जीडीपी 37% है, जबकि G7 जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, इसकी जीडीपी कितनी है? 30%। उससे भी बड़ा ग्रुप हो चुका है ब्रिक्स। इसीलिए ब्रिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो यह देश है या फिर ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वह और ज्यादा इसको बढ़ाना चाहते हैं। वैश्विक व्यापार में जो निर्यात है उसमें ब्रिक्स की हिस्सेदारी कितनी है? 25%। यह कंसर्निंग जोन है, यही बढ़ाना है। और इसमें भारत की जो भूमिका है वह भी हमको काफी ज्यादा बढ़ानी है। भारत एक निर्यातक देश बने, क्योंकि यह जो आपकी 25% निर्यात वाला हिस्सा है इसमें मेजर हिस्सा जो है वह चाइना का है। भारत की जो हिस्सेदारी है वह आपको कम मिलेगी और यही हिस्सेदारी हमको बढ़ानी है। ब्रिक्स का यह पूरा प्रश्न था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी अप्रोच के साथ हमको आगे बढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तो देख ही रहे हैं, उसके साथ हम यह भी देख रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न और उससे जो रिलेटेड डाटा है पूछा जा सकता है उसको भी हम कवर करते चल रहे हैं। इसी तरीके से पीवाई की तैयार किया जाता है और इसी तरीके से हमारी परीक्षा के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी बेहतर होगा, आपकी परीक्षा में काफी योगदान करेगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।